जय हिंद प्रतियोगी साथियों, मैं शिवांश स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल द प्राइम स्टार में। जुड़ते हैं आपसे एक और वीडियो के माध्यम से। जो आपसे हमने वादा किया था कि यूपी ट्रिपल एसएससी पेट का हम लोग सिलेबस स्टार्ट करेंगे और बहुत ही जल्दी इसको कंप्लीट करेंगे दोस्तों। तो आज हमारा पहला टॉपिक है जीएस सब्जेक्ट में से सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता आपको लीनियर प्रश्नों के माध्यम से पूरा चैप्टर मिलेगा। आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इसमें और चीज़ें जो नहीं आती उनको सीख भी सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो आपके लिए लीनियर क्वेश्चंस का सेट लाए हुए दोस्तों। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का समय। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो हमारी सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, तो इसका आपको समय बताना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का समय जो था ये 2500 से 1750 बीसी था। तो यदि आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो इसको याद कर लेंगे। आपका 2500 से 1750 बीसी। बीसी वर्ड है आपका, बीसी वर्ड को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे दोस्तों। बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट और एडी का फुल फॉर्म होता है एमनो डोमिनो या आफ्टर डोमिनो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिंधु घाटी सभ्यता किस युग व काल की सभ्यता है। तो आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो ये कांस्य युग की सभ्यता है। और इसका काल अगर पूछा जाता है तो आद्य ऐतिहासिक काल। तो कांस्य युग व आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में थी। तो जो भारतीय उपमहाद्वीप है ये सभ्यता किस भाग में थी। आपको पता है ये पाकिस्तान से भारत में फैली हुई थी। तो पाकिस्तान और भारत किस भाग में आता है आपका, पश्चिम और उत्तर। तो पश्चिमोत्तर भाग में थी ये सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में थी। हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख कब और किसने किया। तो इसमें कई सारे क्वेश्चन है जो आपके सीरीज से क्वेश्चन बने हुए, इनको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों। 4-5 क्वेश्चन जो हैं। तो हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख कब किया गया। तो 1826 में। 1826 में किसने किया, तो चार्ल्स मैसन ने। तो 1826 में चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा टीले का सबसे पहले उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता का रहस्योद्घाटन कब, कैसे व किसने किया। तो ये पता कैसे चली कि हमारी एक सिंधु घाटी सभ्यता है। तो इसका पता कैसे चला, 1856 में। कब पता चला, 1856 में। तो यहाँ पे आपका 1826 था, यहाँ पे आपका 1856 है। तो 1800 के टाइम की बातें हैं। और उसके बाद 1857 आप जानते हैं पहली क्रांति हुई थी, है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता का रहस्योद्घाटन पहली क्रांति के पहले 1856 में कैसे हुआ। तो कराची से लाहौर के लिए रेल पटरी बिछाई जा रही थी। तो कराची से लाहौर के बीच रेल पटरी बिछाते समय इसका पता चला। किसने किया, तो जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन, ये दो कर्मचारी थे, इन्होंने इसका पता लगाया। तो जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा की खोज किसने व कब की। तो हड़प्पा की खोज आपको पता होगा दोस्तों, दयाराम साहनी ने की 1921 में। तो 1921, ये आपके 1826, 1856, अब ये आपका 1921। तो 1921 में किसने की, दयाराम साहनी ने। यदि आपके क्वेश्चन में ऑप्शन में दयाराम साहनी नहीं आता है तो फिर आप क्या करेंगे, तो फिर आप आंसर चूज करेंगे। दयाराम साहनी के साथ थे माधव स्वरूप वत्स। तो हड़प्पा की खोज जो है वो दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने की है। अगला क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा किस प्रांत व जिले में है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, पता होगा आपको। यदि नहीं पता है तो ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। जो हड़प्पा है ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिला है। तो मोंटगोमरी जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ। तो बहुत अच्छे से पता होगा, ये तो हम लोग अक्सर रटते रहते हैं कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, मृतकों का टीला। तो मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला, जो भी क्वेश्चन बनता है आपका, तो ये इसका शाब्दिक अर्थ है। जबकि यहाँ से कोई कब्रिस्तान प्राप्त नहीं हुआ है दोस्तों। कब्रिस्तान जो प्राप्त हुआ है वो हड़प्पा से। तो R37 कब्रिस्तान हड़प्पा से प्राप्त हुआ है, जबकि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, मोहनजोदड़ो की खोज कब व किसने की। तो मोहनजोदड़ो की जो खोज है आपकी वो इसके जस्ट बाद, हड़प्पा के जस्ट बाद, 21 के बाद 22 में किसने की, राखाल दास बनर्जी ने। तो 1922 में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। फिर है, मोहनजोदड़ो किस प्रांत व जिले में है। तो जो मोहनजोदड़ो है आपका ये भी पाकिस्तान में है। हड़प्पा आपका पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में था और जो आपका मोहनजोदड़ो है ये सिंध प्रांत में है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में। तो लरकाना जिला याद रखेंगे दोस्तों, सिंध प्रांत याद रखेंगे। इस तरह से आपके 10 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। तो अगला प्रश्न है आपका 11वां नंबर,
कांस्य युगीन सिंधु सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय व्यवस्था की खोज की विधिवत घोषणा कब और किसने की? तो कई सारे क्वेश्चन बन रहे हैं ना दोस्तों। तो कांस्य युग की जो सिंधु सभ्यता कांस्य युग की है, सिंधु सभ्यता आपने पढ़ा आद्य ऐतिहासिक काल की है। तो एक उन्नत नगरीय व्यवस्था की खोज की विधिवत घोषणा कब और किसने की? ये आपको प्रश्न आता है, अच्छी बात है। नहीं आता है तो पढ़ लेंगे भैया इसको कि इसकी विधिवत घोषणा कब हुई? 1924 में। 21, 22 और 24 और उधर 26 और 56। तो 1924 में भारतीय पुरातत्व विभाग के जो तत्कालीन महानिदेशक थे सर जॉन मार्शल, तो सर जॉन मार्शल ने इसकी विधिवत घोषणा की थी। कोई अधिकारी करेगा ना तो उन्होंने इसकी घोषणा की थी। अगला प्रश्न है आपका, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वां राजधानियां बताया। तो जुड़वां राजधानियां किसने बताया था? थोड़ा सा अजीब सा नाम है, याद कर लेंगे, पिगट। तो पिगट लिखा होता है, कभी कभी पिगट लिखा होता है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। पिगट ने ऐसा बताया था जुड़वां राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। चन्नूदड़ो किस प्रांत में? तो आपको इनके प्रांत याद करने दोस्तों, कई क्वेश्चन प्रांतों से है। तो जो आपका चन्नूदड़ो है ये किस प्रांत में आता है? सिंध प्रांत में आता है। फिर लोथल किस प्रांत में है? तो लोथल आपको पता होगा गुजरात में है। और गुजरात में कहाँ पर? अहमदाबाद खंबात की खाड़ी में। तो गुजरात, अहमदाबाद और खंबात की खाड़ी। फिर कालीबंगा, तो कालीबंगा आपको पता होगा कहाँ पर है? राजस्थान में है। और राजस्थान में कहाँ पर? हनुमानगढ़ जिला, तो राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला है। फिर बनावली, तो बनावली जो है आपका ये कहाँ पर है? हरियाणा के हिसार जिले में। तो हरियाणा के हिसार जिले में आपका बनावली। तो आप इन स्थलों को यदि जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। कहाँ? गुजरात जाना पड़ेगा लोथल के लिए, कालीबंगा के लिए राजस्थान और बनावली के लिए हरियाणा। बाकी के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? पाकिस्तान जाना पड़ेगा, है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हड़प्पा सभ्यता का जो आकार है, जो विस्तार है, ये कैसा है, किस आकार में है? तो हड़प्पा सभ्यता के विस्तार का आकार कैसा है? जो आपकी ये फैली हुई है किस आकार में? त्रिभुज के आकार में फैली हुई है, तो ये त्रिभुजाकार है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो आकार है वो कैसा है? त्रिभुजाकार है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल, जो आकार है तो कुछ ना कुछ क्षेत्रफल भी होगा, तो इसका क्षेत्रफल कितना है? अंक याद करेंगे दोस्तों, 12,99,000 और 600 वर्ग किलोमीटर है। तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। चलिए अब कुछ क्वेश्चन बनते हैं इसमें। उत्तरी स्थल, दक्षिणी स्थल, पूर्वी स्थल और पश्चिमी स्थल। तो हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे उत्तरी बिंदु था, अब ऐसे अगर आप तीर बना लें और इसको नोट करेंगे तो कुछ इस तरह से यदि नोट कर लेंगे तो आपको आसानी रहेगी। तो चलिए डिलीट कर देते हैं पूरा, फिर से एक बार बनाते हैं। तो ये आपका उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु और पश्चिमी। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो सबसे ऊपर जो था नॉर्थ में, ऊपर सबसे आपका कश्मीर। तो कश्मीर में, नॉर्थ में कश्मीर में क्या है? मांडा नाम की जगह है। मांडा नाम की जगह अखनूर में। तो मांडा, अखनूर, कश्मीर। तो कश्मीर में आपका मांडा नाम की जगह जो सबसे उत्तरी बिंदु है। यहाँ पे सबसे पहले क्या पूछा गया आपसे? हड़प्पा का सबसे उत्तरी बिंदु तो क्या है? मांडा। कहाँ पर है? अखनूर, कश्मीर में। फिर सबसे दक्षिणी, दक्षिण में क्या होगा आपका? तो दक्षिण में जो है आपका ये महाराष्ट्र में पड़ता है, दैमाबाद। तो दैमाबाद महाराष्ट्र में है, दक्षिणी स्थल। फिर पूर्वी स्थल, पूरब में क्या पड़ता होगा? तो पूरब में ये कहाँ तक फैली हुई थी भैया? यूपी तक। यूपी का मेरठ, मेरठ जिले में आलमगीरपुर। तो आलमगीरपुर, मेरठ, यूपी ये आपका पूर्वी बिंदु है। और सबसे पश्चिमी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु कहाँ पर होगा भैया? पाकिस्तान में होगा। तो पाकिस्तान में कहाँ पे? सुतका गैंडोर। तो सुतका गैंडोर नाम की जगह है मकरान में, पाकिस्तान में। तो सुतका गैंडोर, मकरान, पाकिस्तान जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। तो सबसे उत्तरी बिंदु एक बार रिवीजन कर लें। तो उत्तरी बिंदु जो है वो कश्मीर में, अखनूर में मांडा है। फिर दक्षिणी बिंदु महाराष्ट्र में दैमाबाद है। फिर पूर्वी बिंदु यूपी मेरठ में क्या है? आलमगीरपुर। और सबसे पश्चिमी बिंदु जो है वो आपका क्या है? पश्चिमी बिंदु है सुतका गैंडोर, पाकिस्तान, मकरान में। तो चलिए क्वेश्चन आपको कंप्लीट हुए होंगे दोस्तों। यदि कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कन्फ्यूज़न होता है, कोई समस्या होती है तो आप कमेंट करके बताएंगे हमको। और वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, आपको यदि मज़ा आ रही है तो अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करना ना भूलें, कमेंट बिल्कुल करके बताएं दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। काफ़ी सारे प्रश्न हैं, तो ये अगर आप पूरे पढ़ लेंगे तो आपका हड़प्पा सभ्यता कंप्लीट हो जाएगा बिल्कुल डीप से। तो हड़प्पा सभ्यता के बाँट किस गुणक में है?
किसके गुणज में है आपको ये बताना है। तो जो हड़प्पा सभ्यता के बांट थे ये आपके किसके गुणक में थे, 16 के गुणक में। कैसे, 16, 64, 160, 320, इस तरह से आपके 16 के गुणक में थे आपके हड़प्पा सभ्यता के बांट। फिर हड़प्पा सभ्यता में ईंटों का अनुपात, जो ईंटों के आकार का अनुपात है वो कैसा है, तो इसको याद कर लेंगे दोस्तों, 4, 2 और 1 के अनुपात में। 4, 2, 1 के अनुपात में है आपके हड़प्पा सभ्यता की ईंट। फिर अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय, तो आपको पता ही होगा मुख्य व्यवसाय कृषि था, और फिर आपका दूसरा यदि पूछा जाए तो पशुपालन। तो कृषि और पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय था। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो लिपि कैसी थी भैया, ये पता नहीं चल पाया। इसको क्या क्या कहते हैं हम लोग, भाव चित्रात्मक, भावों के आधार पे चित्रों के द्वारा ये लिखते थे। तो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है ये भाव चित्रात्मक है। फिर हड़प्पा सभ्यता के सबसे ज़्यादा स्थल कहाँ से प्राप्त हुए हैं, किस जगह पे जाना पड़ेगा आपको सबसे ज़्यादा स्थल यदि देखने हैं, तो अपने यहाँ भारत में गुजरात में। तो गुजरात से सबसे ज़्यादा स्थल प्राप्त हुए हैं हड़प्पा सभ्यता के। मेलुहा प्राचीन नाम किसका था, तो मेलुहा बताना है आपको। ये प्राचीन नाम बड़ा अजीब सा शब्द आया आपके पास। तो जो मेलुहा प्राचीन नाम था ये किसका था, सिंधु सभ्यता का ही था। सिंधु सभ्यता को मेलुहा कहते थे कौन, मेसोपोटामिया के लोग। तो मेसोपोटामिया के अभिलेखों से ये प्राप्त हुआ है कि सिंधु सभ्यता को मेलुहा शब्द से उन्होंने डिनोट किया। इसी को सिंडन भी कहते थे, सिंडन सभ्यता भी कहते थे क्योंकि इन्होंने कपास उगाना शुरू किया था। तो इसको साथ में याद कर लेंगे, सिंडन। सिंडन किसे कहते हैं, कपास को कहते हैं, और सिंडन सभ्यता कहते थे इसको क्योंकि इन्होंने कपास उगाना शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता को हरियूपिया किसमें कहा गया है, तो हड़प्पा सभ्यता का एक और नाम सिंडन सभ्यता, मेलुहा और हरियूपिया। तो हरियूपिया किसमें कहा गया है आपका, ऋग्वेद में कहा गया है। तो ऋग्वेद में हड़प्पा सभ्यता को हरियूपिया कहा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, सर्वप्रथम कपास उपजाने, सर्वप्रथम स्वास्तिक चिन्ह और सर्वप्रथम चांदी के साक्ष्य, ये सब कहाँ से मिलते हैं आपको, तो कपास आपको पता है सिंडन कहते थे, है ना, और स्वास्तिक का जो चिन्ह होता है, और सर्वप्रथम चांदी के साक्ष्य, तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर मिली हैं आपको, हड़प्पा सभ्यता में। तो एक एक क्वेश्चन यदि कभी कोई पूछ लिया जाता है किसी भी तरह से घुमा के, तो आपको पता होगा, तो आप आंसर इजिली दे लेंगे। हड़प्पा सभ्यता के किस पशु व धातु से परिचित नहीं थे, तो कौन सा पशु है भैया, जो सबसे हमारा पूजनीय जो हमारी माता है गाय, तो गाय से ये लोग परिचित नहीं थे। और धातु जो इनसे परिचय नहीं था, तो ये किससे, लोहा से परिचित नहीं थे। तो पशुओं में गाय और धातु में लोहा, इससे ये लोग परिचित नहीं थे। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मृण मूर्तियाँ किसको कहते हैं, तो मृण मूर्तियाँ, मृण मतलब मिट्टी की मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियों को क्या कहते हैं, मृण मूर्तियाँ कहते हैं। फिर टेराकोटा किसे कहते हैं, इसी से संबंधित है आपका, आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहते हैं, टेराकोटा। तो आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा, और मिट्टी की मूर्तियों को क्या कहेंगे, मृण मूर्तियाँ। हड़प्पावासी अत्यधिक पवित्र किसको मानते थे, सबसे ज़्यादा पवित्र किसको मानते थे, तो हो सकता है इसमें आपको कन्फ्यूज़न हो जाए, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम लोग चूज़ करेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा हमने डीप का क्वेश्चन बनाया है। तो जो हड़प्पावासी सबसे अधिक पवित्र मानते थे वो बतख को मानते थे। तो बतख याद रखेंगे आप लोग, बतख को ये लोग पवित्र मानते थे। बाकी बहुत सारी थी उनकी मात्र देवी थी, और ये थे वो थे पशुपति शिव थे, बहुत सारे भगवान थे, है ना। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, हड़प्पा कालीन मुहरों का आकार कैसा था, जो हड़प्पा काल की मुहरें थी वो किस किस आकार में थी, क्या केवल एक ही आकार में थी या अलग अलग आकारों में। तो भैया इसको याद कर लेंगे आप लोग कि हड़प्पा काल की जो मुहरें थी वो वर्गाकार भी थी, आयताकार भी थी, वर्ग के आकार की, आयत के आकार की, बेलनाकार भी थी और वृत्ताकार भी थी। तो कैसी थी, तो वर्ग के आकार की भी थी, आयत के आकार की भी थी, बेलन के आकार की भी थी, और साथ ही साथ ये आपकी वृत्त के आकार की भी थी। तो सभी तरह की मुहरें थी हड़प्पा काल में, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रचलन है, सबसे ज़्यादा जो प्रचलित थी, सबसे ज़्यादा किस आकार की प्राप्त हुई, अगला क्वेश्चन, तो सबसे ज़्यादा आपकी वर्गाकार मुहरें प्राप्त हुई हैं, सबसे ज़्यादा प्रचलन में आई हैं, है ना। तो मुहरों का आकार कई प्रकार का था, वर्गाकार, आयताकार, बेलनाकार और वृत्ताकार, और सबसे ज़्यादा जो मुहरें प्राप्त हुई हैं किस आकार की, वर्गाकार। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, सर्वाधिक मुहरें किस स्थल से प्राप्त हुई हैं, तो सबसे ज़्यादा जो मुहरें प्राप्त हुई हैं आपकी वो कहाँ से, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। याद रखेंगे दोस्तों, मोहनजोदड़ो से सबसे ज़्यादा मुहरें प्राप्त हुई हैं। फिर है आपका गोदीवाड़ा, डॉकयार्ड या बंदरगाह। तो क्वेश्चन पूछा जाता है गोदीवाड़ा कहाँ पर था, डॉकयार्ड कहाँ पे था, या बंदरगाह। तो गोदीवाड़ा, डॉकयार्ड, बंदरगाह एक ही शब्द है, और ये कहाँ पर था आपका, लोथल में था। तो गोदीवाड़ा, डॉकयार्ड या बंदरगाह जो आपका था लोथल, लोथल कहाँ पर है, गुजरात में भैया। इसकी यदि हम लोग उसकी बात करें लंबाई, चौड़ाई और गहराई की, तो जो गोदीवाड़ा था आपका ये 216 × 36, 216 मीटर ×
36 मीटर, ये इसकी लंबाई और चौड़ाई थी। और गहराई की बात करें तो 3 मीटर गहरा था ये आपका। तो 3 मीटर गहराई थी, 216 मीटर लंबाई थी और 36 मीटर चौड़ाई थी, जो गोदीबाड़ा या डॉकयार्ड था। अगला क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता का उपनिवेश किसने कहा है? किसी ने इसको उपनिवेश कह दिया। किसने कहा भैया? व्हीलर ने। तो व्हीलर ने इसको हड़प्पा सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता का उपनिवेश कहा है। हड़प्पा सभ्यता से कितनी प्रजातियां अस्तित्व में आई हैं? तो कितने प्रकार की प्रजातियों के लोग यहाँ पे रहते थे, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे 4 प्रजातियों के लोग रहते थे टोटल। कौन कौन थे? भूमध्य सागरीय, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलाइड और अल्पाइन। तो भूमध्य सागरीय लोग रहते थे यहाँ पे, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड रहते थे, मंगोलाइड रहते थे और अल्पाइन। ये 4 प्रजातियों के लोग यहाँ पे रहते थे। 4 प्रजातियाँ अस्तित्व में आई हैं। फिर सर्वाधिक संख्या में कौन सी प्रजाति के लोग रहते थे? इन 4 में से सबसे ज़्यादा कौन रहते थे? तो भूमध्य सागरीय। भूमध्य सागरीय सबसे ज़्यादा संख्या में थे। कौन सी प्रजाति के लोग यहाँ नहीं रहते थे? तो यहाँ पे नीग्रो प्रजाति के लोग नहीं रहते थे। तो ये अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखें, क्योंकि अब जो यूपी-ट्रिपल-एसएससी एग्जाम बनाएगा आपका, डीप में क्वेश्चन लेगा, तो आपको नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, तभी आप उन आंसर्स को दे पाएंगे, वरना आपके नंबर चले जाएंगे। आपको पता है ना, 5 नंबर बनेंगे आपके जीएस में से। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता की लिपि लिखी जाती थी, कैसे लिखी जाती थी? हम लोग कैसे लिखते हैं? बाएं से दाएं। तो वो लोग कैसे लिखते थे, क्या आपको पता है कि नहीं पता है? तो वो लोग कैसे लिखते थे? पहले दाएं से बाएं लिखते थे, दाएं से बाएं लिखते थे, फिर बाएं से दाएं लिखते थे। तो कुछ इस तरह से वो लोग लिखते थे। तो बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं, सॉरी दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न, इसको क्लियर करेंगे दोस्तों ना। तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि जो है वो लिखी जाती थी किस तरह से? दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं। नगरों व घरों का विन्यास किस पद्धति से था? तो जो नगर बसाए गए थे उनका विन्यास किस पद्धति से था? तो बोलेंगे ग्रिड पद्धति से। ग्रिड पद्धति अगर हिंदी में बोलेंगे तो जाल पद्धति। तो ग्रिड या जाल पद्धति से नगरों और घरों का विन्यास था। घरों के दरवाजे खिड़कियां कहाँ खुलते थे, वह इसका अपवाद क्या है? तो ये क्वेश्चन हम क्यों बता रहे हैं दोस्तों, क्योंकि इससे आपके हिंदी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। इससे संबंधित एक प्रैक्टिस सेट भी हम बनाएंगे और आपके लिए अगले वीडियोस में लाएंगे, तो फिर आपको पता चलेगा कि प्रश्न किस तरह से बनेंगे आपके एग्जाम में। तो जो आपके घरों के दरवाजे और खिड़कियां थे वो सड़क की ओर ना खुल के पीछे की ओर खुलते थे। तो ये मुख्य सड़क की ओर नहीं खुले होते थे दरवाजे, और खिड़कियां पीछे की ओर खुलते थे। सोचिए कितना अजीब था। लेकिन इसका अपवाद जो है वो लोथल में है। लोथल में आपके क्या है, जो खिड़कियां और दरवाजे थे वो मुख्य सड़क पे खुलते थे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा याद रखेंगे, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है और इसको अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। इनकी मुख्य फसलें। तो हड़प्पा सभ्यता की जो मुख्य फसलें थीं कौन सी थीं? आपकी गेहूं और जौ। तो गेहूं और जौ जो है ये आपकी मुख्य फसलें थी हड़प्पा सभ्यता की। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, सबसे बड़ी इमारत। तो सबसे बड़ी इमारत जो थी वो क्या थी? आपकी विशाल अन्नागार। जो अन्न उपजाने, ग्रेनरी थी, जो गोदाम था इकट्ठा करने का, वो सबसे बड़ी इमारत थी वहाँ की। अब इसके हम लोग आकार की बात कर लें तो ये आपकी 45.71 इसकी क्या थी? लंबाई थी। फिर चौड़ाई की बात करें तो 15.23 इसकी चौड़ाई थी। तो 4571 और 1523 इसकी लंबाई और चौड़ाई थी। और इससे पहले हमने आपको गोदीबाड़ा का आकार बताया था, वो आपको याद रखना है। और एक आपकी स्नानागार आएगी, उसकी भी आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई याद रखनी है। ऊंचाई क्या मतलब? गहराई। फिर नगर नियोजन किस आकार में था? जो नगर बसाए जाते थे वो किस आकार में बसाए जाते थे दोस्तों? तो इसको याद रखेंगे, आपका ये आयताकार बसाए जाते थे। जो नगर नियोजन था वो आयताकार था, जबकि जो इस सभ्यता का आकार था वो कैसा था? त्रिभुजाकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष पूजनीय पशु। तो सबसे ज़्यादा पूजने वाला पशु कौन था? तो कुबड़ वाला सांड। जो कुबड़ वाला सांड था ये विशेष पूजनीय पशु था। और मोहरों में सबसे ज़्यादा जो अंकित पशु है, पशुओं संबंधित प्रश्न एक साथ आपके इकट्ठा किए हैं। तो मोहरों में सबसे ज़्यादा जो अंकित पशु है वो कौन सा है? एक श्रृंगी पशु। एक श्रृंगी पशु जो है वो आपका सबसे अधिक अंकित पशु है मोहरों में। लिपि में सर्वाधिक प्रचलित पशु चिन्ह कौन सा है? से आपने लिपि पढ़ी ना, भाव चित्रात्मक। तो लिपि में सर्वाधिक प्रचलित पशु कौन सा है? याद रखेंगे, मछली। तो मछली जो है वो आपका लिपि में सबसे ज़्यादा प्रचलित पशु है। लेखन शैली को क्या कहते थे? जो इनकी लेखन शैली थी उसको क्या कहते थे? तो उसको हम लोग बूस्टोफैदम कहते हैं। बूस्टोफैदम वर्ड है आपका, हिंदी में बोले तो गौमूत्रिका। तो बूस्टोफैदम या गौमूत्रिका कहते हैं जो इनकी लेखन शैली है।
इनकी जो लिपि है उसमें मूल चिन्ह कितने थे और अक्षर कितने थे। और इनकी लिपि में जो मूल चिन्ह थे वो 64 थे और जो अक्षर थे वो आपके 250 से 400 तक थे। तो 250 से 400 अक्षर थे और मूल चिन्ह जो थे वो 64 थे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एकमात्र स्थल जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था। बाकी सारे जो स्थल थे वहाँ पे ऊपरी जो शहर था वही किले से घिरा होता था, निचला सिरा कैसा होता है, निचला शहर जो है वो असुरक्षित रहता था, किले से घिरा नहीं होता। लेकिन एकमात्र स्थल है जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ है, तो उसको याद रखेंगे हम लोग। कौन सा शहर है वो? कालीबंगन। कालीबंगन में निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था। मिठास के लिए लोग क्या प्रयोग करते थे? आप इनके घर जाते अगर तो फिर ये आपको मिठाई के रूप में क्या खिलाते भैया? क्या खिलाते? लड्डू पेड़ा। तो ये आपको मिठास के लिए क्या खिलाते थे, क्या प्रयोग करते थे? शहद का प्रयोग करते थे। बड़ा मज़ेदार चीज़ है ना। शव जलाने की प्रथा कहाँ पर थी और शवों को दफनाने की प्रथा कहाँ पर थी? तो शव जलाने की जो प्रथा है, जलाते कहाँ पे थे? कब्रिस्तान कहाँ मिला भैया? और मृतकों का टीला किसे कहते हैं? तो मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो कहते हैं। लेकिन वहाँ पे कब्रिस्तान नहीं मिला। कब्रिस्तान कहाँ मिला? हड़प्पा में। तो सब दफनाते कहाँ होंगे? हड़प्पा में। और जलाते कहाँ होंगे? मोहनजोदड़ो में। तो शव जलाने की प्रथा कहाँ थी? मोहनजोदड़ो में। और शव दफनाने की प्रथा कहाँ थी? हड़प्पा में। इस तरह से मिला करके यदि आप याद करेंगे तो कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, कभी भूलेंगे नहीं। सबसे बड़ी समस्या क्या होती है हमारी एग्ज़ाम में कि हमारे आते हुए क्वेश्चन कन्फ्यूज़न में गलत होते हैं, तो हमें वो गलत नहीं करना है। यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ लो दोस्तों, क्लियर कर लो, क्योंकि वहाँ पे यदि आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो फिर आपका नंबर गया, प्लस माइनस में नंबर मिल गए आपको, तो नंबर और चले गए। चलिए आगे बढ़ेंगे। युग्म समाधियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो जो युग्म समाधियाँ एक साथ लोगों को दफनाने का सिस्टम है, ये कहाँ कहाँ पर है आपका? लोथल और कालीबंगन में। तो लोथल और कालीबंगन से आपको युग्म समाधियाँ प्राप्त हुई हैं। स्त्री पुरुष एक साथ दफनाए गए हैं ना। फिर घोड़े की अस्थियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? घोड़े की अस्थियां तो ये आपकी सुरकोटदा से, सुरकोटदा से घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई हैं। जबकि ऊँट की अस्थियां कहाँ से मिली हैं? तो ऊँट की अस्थियां, ऊँट कहाँ पे होता है आपका? रेगिस्तान में, राजस्थान में। राजस्थान में क्या था? कालीबंगन। तो कालीबंगन से आपको ऊँट की अस्थियां प्राप्त हुई हैं। फिर हड़प्पा संस्कृति का शासन संभवतः किस वर्ग के हाथ में था? इसका शासन कौन चलाता होगा दोस्तों? तो पता है ना, ये कि व्यापारिक वो थी, पूरी तरह सभ्यता व्यापार करने में रखती थी विश्वास। तो व्यापारिक सभ्यता, इसीलिए इसका शासन जो था वो व्यापारियों के हाथ में था। तो थोड़ा सा याद रखेंगे, हड़प्पा संस्कृति का शासन संभवतः किस वर्ग के हाथ में था? व्यापारियों के हाथ में। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सैंधव सभ्यता, और यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे ना, अब इतना डरिएगा मत, यहाँ से क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। कुछ पॉइंट्स क्लियर करेंगे और फिर उसके बाद में हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा वीडियो। तो सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण क्या था भैया? सबसे प्रभावी, अलग अलग लोग बनाते हैं, आर्यों ने आक्रमण किया, ये हुआ वो हुआ, तो जो सबसे प्रभावी कारण माना जाता है वो बाढ़ माना जाता है। बाढ़ के कारण इनका अंत हो गया। दवात और मनके बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है? तो दवात और मनके बनाने का जो कारखाना है आपका चन्नूदड़ो से मिला है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। तांबे की बनी इक्का गाड़ी और दर्पण, तो दर्पण मतलब आपका शीशा कहाँ मिला है, और इक्का गाड़ी तांबे की बनी हुई, तो ये आपका हड़प्पा से मिली हुई है। तो याद रखेंगे दोस्तों। कांसे की नर्तकी की मूर्ति और सूती कपड़े के साक्ष्य, ये कहाँ से मिले हैं? तो कांसे की नर्तकी की मूर्ति और सूती कपड़े के साक्ष्य ये कहाँ से आपको? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। फिर विशाल अन्नागार और विशाल स्नानागार। विशाल अन्नागार जो है, अन्नागार क्या है? सबसे बड़ी होती है आपकी, इसका नाम भी हमने बताया था आपको, यहीं पर उसी के अंदर आपका विशाल स्नानागार बना हुआ है। तो विशाल स्नानागार जो है ये भी कहाँ से मिले हैं? आपके मोहनजोदड़ो से। अब विशाल स्नानागार के आकार की बात कर लें हम लोग, तो 11.88 लंबाई थी, फिर 7.1 इसकी चौड़ाई थी, और इसकी जो गहराई थी वो 2.43, 2.43 इसकी गहराई थी। तो 1188, 701 और 2.43 ये इनकी क्या थी? लंबाई, चौड़ाई और गहराई थी विशाल स्नानागार की। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग कहाँ पे हुए? जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? कालीबंगन में। फिर धान की खेती के साक्ष्य, चावल मिले हैं और धान की खेती के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं आपके? तो याद रखेंगे दोस्तों, रंगपुर और लोथल से। फिर अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो अग्निकुंड के साक्ष्य आपके लोथल और कालीबंगन से मिले हैं। फिर पैमाने के साक्ष्य, पैमाने का साक्ष्य भी आपका लोथल से। तो ये सारे आपके जो धान की खेती, अग्निकुंड और पैमाने, सब लोथल तो कॉमन है। अब लोथल के साथ अलग अलग, धान की खेती रंगपुर,
फिर अग्निकुंड कालीबंगन भी है, और पैमाना तो भैया केवल लोथल ही है। हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन किस आकार में था? क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों। तो हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन जो था वो आयताकार में था, है ना, आयत के आकार में था। कालीबंगन किस नदी के तट पर है? तो कालीबंगन किस नदी के तट पर है? आपका ये घग्गर नदी के तट पर है, जिसे प्राचीन काल में सरस्वती नदी भी कहते थे। तो इसके लिए ट्रिक है आपकी एक नदियों को याद करने के लिए दोस्तों, कि लोभी मौसी का हरा कंगा जब रमा ने ले लिया तो वो रोष में आ गई और उसे बस से कुचल दिया। तो कैसे याद होगा आपको? लोभी, लोथल जो है वो भी से भोगवा नदी, लोभी मौसी तो लोथल भोगवा नदी के तट पर है। मौसी तो मौ से मोहनजोदड़ो, सी से सिंधु नदी के तट पर है। हरा तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर है। कंघा ये आया कहाँ से? कालीबंगन। घा से घग्गर नदी, तो कालीबंगन किस नदी के तट पे? घग्गर नदी के तट पे है। जब रमा तो रंगपुर जो है वो मादिर नदी के तट पर है, रंगपुर मादिर नदी के तट पर। रोस रोपड़ जो है वो आपका सतलज नदी के तट पर है। और बस बासे बनावली जो है वो सरस्वती नदी के तट पर है। तो इस तरह से आप स्थलों को याद कर लेंगे दोस्तों। तो चलिए इनका एक बार आपके पास एक पॉइंट है, आपके पास एक फिगर लगा हुआ है, इसमें आपके कुछ स्थल और भी दिए हुए हैं। तो मोहनजोदड़ो आपने पढ़ लिया, मौसी से मोहनजोदड़ो सिंधु नदी। हड़प्पा हरा तो रावी नदी। रोपड़ रोस तो सतलज नदी। फिर मांडा ये नया स्थल है, मांडा चिनाब नदी के तट पर है। कालीबंगा तो कंघा घग्गर नदी प्राचीन सरस्वती और दस्वती। फिर लोथल तो लोभी भोगवा नदी। सुतका गैंडोर ये नया स्थल है, दास्क नदी के तट पर है। बालाकोट तो बालाकोट विंदार नदी के तट पर था, ये नया स्थल है। सोतका कोह तो शादी कौर अरब सागर के पास। आलमगीरपुर ये भी नया है आपका, हिंडन नदी। रंगपुर तो रमा मादर नदी। कोट दीजी सिंधु नदी के तट पर है। बनावली बस सरस्वती नदी। और चन्नुदड़ो जो है वो भी आपका सिंधु नदी के तट पर है। इनको मिला करके आप याद कर लेंगे दोस्तों। फिर कुछ पॉइंट्स आपके पास और हैं, जैसे कौन सा स्थल कब खोजा गया, कहाँ पर है, तो ये आप पढ़ना चाहेंगे तो इनको नोट कर पढ़ लेंगे। इसके लिए कोई ट्रिक हमें बन नहीं पाई है ना, तो फिर आप इसको पढ़ लेंगे। अब जो सिंधु सभ्यता के निर्माता थे वो कौन थे? तो इसके लिए अलग अलग विद्वानों के अलग अलग वो हैं। तो डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र जी ने क्या बताया कि आर्य इसके निर्माता थे। गार्डन चाइल्ड क्या कहते हैं कि सुमेरियन इसके निर्माता थे। राखल दास बनर्जी क्या कहते हैं? द्रविड़ इसके निर्माता थे। और व्हीलर क्या कहते हैं? दशव्यम दास इसके निर्माता थे। कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्थल यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए दोस्तों तो उसको याद रखेंगे, जैसे मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ आपका बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। डेरा इस्माइल खान ये आपका पंजाब पाकिस्तान में है। राखीगढ़ी जो है वो हरियाणा में है। मांडा आपको पता है भैया जम्मू कश्मीर अखनूर में है। रोजड़ी एवं प्रभास पाटन ये कहाँ पर है? गुजरात में। तो कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्थल हैं दोस्तों। इस तरह से आपका वीडियो कंप्लीट होगा और आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। यदि कोई समस्या होती है तो आप कमेंट करके बताएंगे, कोई सुझाव है तो कमेंट करके बताइए दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलिए। वीडियो अच्छा लग रहा है कमेंट करके बताइए दोस्तों कैसे वीडियोज़ आ रहे हैं और आपको कौन से टॉपिक्स चाहिए। तो फिर से जुड़ेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।